जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, तो देखिए कार्य, ऊर्जा और शक्ति। आपको पता है कि कार्य करने की जो क्षमता होती है वही क्या होता है? ऊर्जा होता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और कार्य करने की दर, किस दर से आप कार्य कर रहे हैं, कार्य करने की दर को आपका क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। एकदम थोड़ा सा का अंतर है। अगर आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है मतलब कि ऊर्जा है। अब कह दिया जाए कि बिना खाना पीना खैले, बिना नाश्ता पानी कैले आ एक कट्ठा खेत के 4 गो कोन कान कोड़ना है तो क्या सकान होगा? नहीं ना सकान होगा। या कोई भी काम कह दिया जाएगा करने के लिए तो सकान नहीं होगा, अर्थात आपके पास एनर्जी नहीं है। तो कार्य करने की अगर क्षमता है तो ऊर्जा है, ठीक ना। तो उसी को हम कहेंगे, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। और कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बल और बल के अनुपयुक्त बिंदु द्वारा, बल और बल के अनुपयुक्त बिंदु द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को बल द्वारा किया गया कार्य कहा जाता है। मान लीजिए कि हम किसी वस्तु पर बल लगाए, वो कुछ माने वहाँ से विस्थापित हो गया, मतलब कुछ दूर घुसूक गया। जैसे मान लीजिए कि मोटरसाइकिले के तेल खत्म हो गया तो ठेल करके कुछ दूर ले करके हम चले गए, तो ले करके चल गए तो जितना बल लगाए या जितना दूर तक ले गया इसी को गुना कर देंगे तो हमारा द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा। अर्थात W बराबर FS हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? W बराबर FS हो गया, FS हो जाएगा। ये कार्य बराबर क्या होगा? बल गुने विस्थापन, जिसको बोलते हैं विस्थापित हो गया मतलब घुसका दिए, उसको ढकेल दिए। ओके, तो ढकेलने में जितना बल लगा, जितना ढकला करके दूर गया उसको गुना कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है? वो मिल निकल जाता है, कार्य निकल जाता है। ठीक ना। तो बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी को जब हम गुना कर देते हैं तो मेरा कार्य निकल जाता है। अब जैसे हम आपसे कहें कि हमने एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया। अब ये भी आपको पता होगा कि जो बल का जो मात्रक है वो न्यूटन होता है, मतलब न्यूटन में हम बल को मापते हैं। मान लीजिए कि 20 न्यूटन का हम बल लगाए, ठीक है। वो क्या हुआ कि 20 सेंटीमीटर या 20 मीटर तक ले क्या हो गया कि विस्थापित हो गया मतलब एक जगह से दूसरे जगह चला गया, जिन्हें हम ढकेले। ओके, अब तो कहेगा कि कितना कार्य किए, तो इसी को हम गुना कर देंगे तो 20 × 400 न्यूटन मीटर यानी जूल। 1 न्यूटन मीटर बराबर क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ओके, 400 जूल कार्य हम किए। कोई दिक्कत? चलिए, आई होप इतना बात आप समझ गए होंगे। आगे समझिएगा, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य का परिमाण धनात्मक होता है। अब देखिए, मान लीजिए कि हम ढकेले तो धक्का दिए यानी पुश किए, तो जिस डायरेक्शन में हम पुश किए उसी डायरेक्शन में अगर वस्तु क्या हो गया? घसक गया, विस्थापित हो गया, बढ़ गया, आगे चल गया, तो ये जो होगा आपका कार्य, इसको हम बोलेंगे धनात्मक कार्य बोलेंगे। और जब विस्थापन बल की दिशा के विपरीत दिशा में होता है तो वहाँ कार्य ऋणात्मक होता है। वहाँ कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। जैसे मान लीजिए स्प्रिंग है तो टेलेंगे तो वो हमको पीछे में टेल देगा, तो ये हो गया आपका निगेटिव वर्क हो जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु का विस्थापन यदि शून्य है तो बल द्वारा उस वस्तु पर किया गया कार्य भी भैया शून्य होगा। आप मान लीजिए कि दीवार को ठेल रहे हैं, आप दीवार में विस्थापन हो ही नहीं रहा, दीवार ठेलाइए नहीं रहा, तो यहाँ पे कार्य शून्य माना जाएगा। कार्य क्या होगा? ये शून्य माना जाएगा। लेकिन आपका एनर्जी तो जियान होगा, आपका एनर्जी खपत होगा। भाई दीवार को ठेल रहे तो पसीने तो हो ही जाइएगा, है ना। लेकिन बात यह है कि यहाँ परिभाषा यही कह रहा है कि देख भैया, अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु पर आप बल लगाएं और उसमें विस्थापन हुआ तबे हम कहेंगे कि कार्य हुआ, ना तो कार्य कुछ ना हुआ, कार्य एकदम शून्य हुआ। ठीक ना, जीरो, इसके द्वारा शून्य होता है। ठीक है, किसी बल द्वारा उसकी लंबवत दिशा में कोई कार्य नहीं होता है, लंबवत दिशा में तो कोई कार्य नहीं होता है। मान लीजिए कि एक कुर्सी है, कुर्सी पर एकदम परपेंडिकुलर ढंग से हम बैठ गए, तो ये कोई कार्य हुआ? ये कोई कार्य नहीं हुआ। अर्थात विस्थापन भी नहीं होगा तो कोई कार्य नहीं होगा, अगर लंबवत भी बल लगेगा तो कोई कार्य नहीं होगा। कार्य का परिभाषा है, जब हम बल लगाए तो बल की दिशा में विस्थापन हो जाएगा, उसी बल और उस विस्थापन के गुणनफल करेंगे तो हमारा कार्य आएगा। कोई दिक्कत? इतना आई होप समझ गए होंगे बात को। 1 जूल कार्य करने में
करने की वह मात्रा है जो 1 न्यूटन के बल द्वारा अपने अनुप्रस्थ बिंदु को अपनी दिशा में 1 मीटर दूरी तक चलाने में किया जाता है। तो 1 जूल बराबर, क्या दिख रहा है क्या ये कलर? 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर, अर्थात 1 न्यूटन का बल अगर लगा करके किसी वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित कर दिए तो उसी को गुना कर दिया जाएगा, तो क्या आ जाएगा? जूल के परिभाषा आ जाएगा, 1 जूल उसको बोलेंगे। तो 1 जूल बराबर क्या होगा? न्यूटन मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा यानी एनर्जी कहते हैं, जो हम शुरू में ही आपको बताए हैं कि कोई भी वस्तु के जो कार्य करने का क्षमता होगा वही उसका क्या होगा? एनर्जी यानी जूल होगा। और इसका मात्रक जो होता है कार्य और ऊर्जा, कार्य का और ऊर्जा का, ये दोनों का जो एसआई मात्रक होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स यानी एसआई जो मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है जी? जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का, कार्य का मात्रक भी जूल और ऊर्जा का मात्रक भी जूल। जूल जो वैज्ञानिक थे उन्हीं के नाम पर रखा गया है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक। यांत्रिक ऊर्जा के 2 रूप है। अब यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के योगफल को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा एक होता है स्थितिज ऊर्जा। अब ये भी समझ लिए, गति के कोई भी वस्तु अगर गति कर रहा है गति करने के दरमियान उसके पास जो एनर्जी है वो उसका गतिज ऊर्जा होगा। स्थितिज ऊर्जा मतलब स्थिर है। जैसे मान लीजिए कि जल स्थिर है तो उसमें जो ऊर्जा है वो कौन स्थितिज ऊर्जा है। अगर मान लीजिए कि कोनो ढक रहा है, लड़के ऊपर से छिहुल रहा है, तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो आपका कौन ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। कोई दिक्कत? सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। नेचुरल सोर्सेज जो एनर्जी का है वो कौन है? सूर्य है। क्योंकि इस पृथ्वीवासियों के लिए जितना भी कुछ चल रहा है वो सूर्य पर ही निर्भर है, क्योंकि सूर्य ही एनर्जी देता है, बाकी एनर्जी उसको क्या करता है? लोग लेता है। ठीक ना? बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य से प्रकाश, ऊष्मा आदि रूपों में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। आज सूर्य से जो एनर्जी हमको मिलता है किस रूप में मिलती है? या तो प्रकाश के रूप में मिलती है और नहीं तो हीट यानी ऊष्मा के रूप में मिलती है। ओके, तो आई होप इतना बात समझ गए होंगे। किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं, यानी इसको काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। इसको शॉर्ट में हम ई और के लिखते हैं कि ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। कोई दिक्कत? किसी भी वस्तु को उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है ना जी, उसी को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। भी वेग से गतिशील एम द्रव्यमान की वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होगी हाफ mv² हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? हाफ mv²। ई के बराबर आपका हो जाएगा हाफ मतलब 1/2 यानी 1/2 mv²। एम द्रव्यमान होगा, v उसका वेग होगा। ठीक ना? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा जी? हाफ mv² हो जाएगा। v वेग से गतिशील कोई वस्तु m द्रव्यमान का है। अब वेग आपका भी कुछ हो सकता है 2 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, और द्रव्यमान कुछ हो सकता है 10 kg, 5 kg, 20 kg, कुछ भी हो सकता है। उसको क्या करेंगे? वेग को बढ़ करके द्रव्यमान से गुना करके जब 2 से हम भाग दे देंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारा आ जाएगा। ओके, किसी वस्तु के उसकी स्थिति यानी पोजीशन या आकृति में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी तल से, मान लीजिए कि पृथ्वी के तल से सतह से h ऊंचाई पर, h ऊंचाई तक उठाई गई m द्रव्यमान की किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो होगी mgh हो जाएगी। ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी EP बराबर हो जाएगा आपका mgh। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी mgh। कोई भी वस्तु को, कोई मान लीजिए कि 5 kg के वस्तु है, उसको क्या उठाए, मान लीजिए कि 2 मीटर तक उठाए, ऊपर उठाए। ओके, और g का मतलब होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इतना मान होता है g का, स्मॉल g का मान होता है। ठीक है? तो इतना में
कई कई 10 भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट इतना है, इतना में जितना ऊंचाई तक उठा है उसमें जितना उस वस्तु का द्रव्यमान है, जब हम गुना कर देते हैं तो हमारा मिल जाता है क्या कि पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा मिल जाता है। कोई वस्तु आगे समझिएगा, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा भी कहते हैं, मतलब इस तरह से भी हम कह सकते हैं। अब देखिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि प्रिंसिपल और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, तो भैया कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत मतलब ऊर्जा को न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जाती है, सीधे एक रूप से दूसरे रूप में इसको चेंज किया जा सकता है, परिवर्तित की जा सकती है। मान लीजिए कि हम खाना खाएं तो उसके अंदर जो भोजन के अंदर जो एनर्जी था वो मेरे को मिल गया, तब मतलब ट्रांसफर हो गया ना। अब फिर हम कोई काम करेंगे तो एनर्जी उसके अंदर जाकर के क्या होगा, संचित हो जाएगा। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है भाई, तो यह बताता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, सीधे एक रूप से दूसरे रूप में इसको क्या कह सकता था, रूपांतरण किया जा सकता है। रूपांतरण के पहले तथा रूपांतरण के बाद कुल ऊर्जा क्या होता है, हमेशा नियत रहती है, वो बदलता नहीं है। अगर ये मान लीजिए कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो व्यक्ति दिए है, अगर ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत नहीं रहता था, आज एनर्जी से इतना मतलब कि लोग मतलब उपयोग नहीं कर पाता। जैसे मान लीजिए कि ये जो मोबाइल, ये जो आप देख रहे हैं, जो लाइट आपका जो मोबाइल से लाइट जो निकल रहा है, ये भी तो समझ लीजिए ऊर्जा रूपांतरण किया है ना। वो विद्युत ऊर्जा क्या चीज में बदल जा रहा है भैया, प्रकाश ऊर्जा में बदल जा रहा है। जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ये ध्वनि ऊर्जा हो गया था, दो रूपों में बदल जा रहा है, ठीक ना। विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक जो भी आप चार्ज किए होंगे तब विद्युत ऊर्जा होगा, वो क्या चीज में बदल रहा है, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा के रूप में आपको क्या हो जा रहा है, ध्वनि ऊर्जा के। ऊष्मा तो कम बाद ज्यादा देखने से हीट हो जाता है मोबाइल, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण का यह सिद्धांत कहता है, ठीक ना। अब ऊर्जा के अनेक रूप है भाई, ऊर्जा अनेक रूपों में पाया जाता है, जैसे गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा है इत्यादि। ये सब क्या है, ऊर्जा का रूप है, ओके, जो कि अलग अलग स्रोतों से ट्रांसफर होकर के रूपांतरित होता है, परिवर्तित होता है, लेकिन इसका अंत होता नहीं है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है। प्रति इकाई मतलब हर एक समय में, इकाई मतलब एकांक, समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। सीधी सी बात है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, लेकिन कार्य करने की दर, कितना दर से आप काम कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका पावर कहलाएगा, शक्ति कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि टी समय में W वर्क होता है, W कार्य अगर होता है तो शक्ति P बराबर W/T हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, P बराबर W/T हो जाएगा, P बराबर W/T। शक्ति बराबर क्या हो जाएगा जी, किया गया कार्य बटा लगा समय। आप उस कार्य को किए तो कितना समय लगा, इसी को जब भाग दे दीजिएगा तो आपका आ जाएगा काती, पावर आ जाएगा, शक्ति आ जाएगा। अब शक्ति का ये सही मात्रक जो है वाट है। शक्ति का ऐसे मात्रक क्या है भाई, वाट है। कार्य और ऊर्जा का तो जूल था और शक्ति का क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, ठीक ना। जैसे अभी बताए हैं कि P बराबर क्या होता है भाई, W/T होता है। W का मतलब कार्य का मतलब जूल है और समय का मतलब सेकंड होता है, यानी जूल प्रति सेकंड। ये बट्टा का मतलब इस तरह से दे देते हैं तिरछा, तो प्रति हो जाता है, ठीक ना। तब P बराबर हाँ वही बात हुआ, ठीक ना, 1 जूल प्रति सेकंड। शक्ति का अन्य मात्रक, शक्ति का अन्य मात्रक जैसे किलोवाट है, वाट छोटा हुआ, किलोवाट उससे बड़का हुआ। अब 1000 वाट मिला दीजिएगा तो 1 किलोवाट बनेगा। अब छोटा वाट छोटा हुआ, 1000 वाट जब मिलेगा ना, रोको नहीं रही, तो 1000 वाट जब मिलता है तो 1 किलोवाट बनता है। KWH, KW छोटका KW छोटका H बड़का W, ठीक ना। तो 1 KH बराबर 1 किलोवाट जो होगा, सॉरी किलोवाट घंटा नहीं, किलोवाट, कि 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा 1000 वाट। वाट छोटा मात्रक हो, जिस तरह से कैसे 1000 ग्राम मिलता है तो 1 kg बनता है, तो उसी तरह से 1000 वाट मिलेगा तो 1 किलोवाट बनेगा, ठीक। 1 किलोवाट की दर से, अगर मान लीजिए कि 1 किलोवाट दर से एनर्जी 1 घंटा में व्यय ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहा जाता है। 1 किलोवाट की दर से अगर 1 घंटा तक एनर्जी व्यय हो रहा है ऊर्जा, तो उसको कहेंगे हम 1 किलोवाट घंटा कहेंगे, 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाता है आपका 3.6 × 10⁶ जूल। एकदम इजी है, 3.6 × 10⁶ जूल, 3.6 × 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है, ओके। अब जरा कुछ
मुख्य सूत्र दिया और उसका ऐसे ही मात्रक है, इसे भी जरा जान ले। देखिए सूत्र जो है कार्य बराबर अभी बताया डब्ल्यू एफ एस, जहाँ एफ जो है बल है और एस जो है बल के दिशा में चली गई दूरी है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर है, जहाँ एम द्रव्यमान है, वी उसका क्या है वेग है। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, एम जी एच होता है, एम द्रव्यमान है, जी गुरुत्वीय त्वरण है और एच ऊंचाई है। ठीक है, ऐसा ही मात्रा की अगर बात कहा जाए तो कार्य का जो ऐसा मात्रक है न्यूटन मीटर है। क्या है जी, न्यूटन मीटर है। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होगा भाई, कार्य का ऐसा मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, या इसको जूल भी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे जी, जूल, क्योंकि एक जूल बराबर ही होता है एक न्यूटन मीटर होता है। जूल का संकेत बड़ा जे होता है। ऊर्जा बराबर क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। ऊर्जा बराबर क्या होता है, न्यूटन मीटर या जूल इसको बोलिए, कोई दिक्कत। शक्ति जो है जूल प्रति सेकंड होता है। क्या होता है भाई, शक्ति का मात्रा क्या होगा, जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड। या इसी जूल प्रति सेकंड को हम क्या बोलते हैं, वाट भी बोलते हैं। ठीक ना, एक जूल बराबर एक न्यूटन, एक न्यूटन मीटर या किलो वाट में 1000 वाट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक बात है जो कि कार्य ऊर्जा और शक्ति से रिलेटेड था, जो आपके हर एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय।